लेक्चर 151 कौन है विवान का नया दुश्मन। थोड़ी ही देर में क्रिश क्लोजेट रूम से ब्लैक टैंक टॉप और ब्राउन ट्राउजर्स पहनकर बाहर आया। इस कैजुअल ड्रेस में क्रिश बेहद हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। जब वह बाहर आया तो उसकी नजर आशी पर पड़ी। उसने देखा कि थकान के कारण आशी धीरे धीरे नींद की आगोश में जा चुकी थी। ये देखकर क्रिश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वह धीरे से बेड के पास खड़ा होकर उसे देखने लगा। आशी के चेहरे पर थकान और दर्द साफ नजर आ रहा था। सोने के बाद भी उसका चेहरा हल्का पीला लग रहा था। आशी को इस तरह तकलीफ में देखकर क्रिश को अपने आप पर गुस्सा आने लगा। दरअसल वह समझ सकता था कि एक ही रात में 2 बार टॉर्चर होते हुए आशी की क्या हालत हुई होगी। यह अनुभव उसके लिए पहली बार था। हालांकि क्रिश काफी सॉफ्ट रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आशी की उम्र और उसके शरीर की बनावट को देखते हुए इसे टॉलरेट करना सचमुच मुश्किल था। इस दर्द को सहने के बावजूद आशी ने उसका साथ दिया था। ये सोचकर क्रिश के दिल में उसके लिए और ज्यादा प्यार उमड़ने लगा। हालांकि क्रिश जानता था कि उसे खुद पर कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन प्यार और दिल की भावनाएं किसी के काबू में कब आती हैं। अब क्रिश उस कमरे से निकलकर नीचे किचन एरिया में गया। वहां पहुंचकर उसने फ्रिज में कुछ खाने के आइटम्स देखे। इस फ्रिज में आशी और क्रिश के खाने के लिए कुछ चीजें पहले से ही रखी गई थी। क्रिश ने ब्रेकफास्ट के उन चीजों को निकाला और ओवन में गर्म करने के लिए रख दिया। थोड़ी ही देर में खाना गर्म हो चुका था। अब क्रिश खाने की प्लेट लेकर वापस कमरे में आया। अब क्रिश ने वह प्लेट सोफे के सामने कॉफी टेबल पर सजा दी। फिर वह आशी के पास गया। उसने आशी को जगाने के लिए धीरे से उसके बदन से ब्लैंकेट हटाया और बड़े ही प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके कानों के पास जाकर बोला, गेट अप फायरफ्लाई, हैव ब्रेकफास्ट। क्रिश ने इन शब्दों को इतने प्यार और फिक्र के साथ कहा कि आशी, जो इस वक्त गहरी नींद में सोई हुई थी, धीरे से कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलने लगी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसके सामने क्रिश का हैंडसम चेहरा था, जो बिल्कुल उसके चेहरे के पास झुका हुआ था। आशी की नजर क्रिश की नजरों से मिली। उसे जगा हुआ देखकर क्रिश ने बड़े ही प्यार से कहा, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है फायरफ्लाई, पहले कुछ खा लो फिर सो जाना। क्रिश की बात को सुनकर आशी धीरे से अपनी जगह से उठने लगी, लेकिन अचानक ही उसकी बॉडी के लोअर पार्ट में काफी तेज पेन हुआ और दर्द के कारण उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकली। आहे, दर्द की इस कराहट के साथ ही उसकी आंखों में कुछ नमी आ गई। उसका हाथ अपने आप उसकी बॉडी के लोअर पार्ट में चला गया। आशी ने दर्द से अपनी आंख बंद कर ली और अपने दर्द को संभालने की कोशिश करने लगी, लेकिन बॉडी का ये पेन उसके कंट्रोल से बाहर था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम का ये पेन उसके उम्र के हिसाब से उसके बर्दाश्त के बाहर था। ऊपर से क्रिश ने एक्साइटमेंट में जाकर उसके साथ 2 बार रिलेशन बनाए थे, जबकि उसे कुछ घंटे का पॉज चाहिए था अपने पुराने पेन से रिकवर करने के लिए। अचानक ही आशी के मुंह से दर्द भरी आह निकलते ही क्रिश तुरंत बेड पर बैठकर उसे अपने सीने से लगा लिया। अब वह उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा। क्रिश ने धीरे से आशी के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए पूछा, क्या बहुत दर्द हो रहा है? आशी ने शर्म से अपना चेहरा नीचे झुका लिया और कोई जवाब नहीं दिया। क्रिश उसकी हिचक और चाहत को समझ चुका था। उसने धीरे से आशी को सपोर्ट देकर उसे उठाकर बैठा दिया। आशी दर्द और शर्म से अपना चेहरा नीचे करके चुपचाप बैठी रही। अब क्रिश खाने की प्लेट लेकर आया और आशी के सामने बैठकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। आशी बिना किसी नखरे के चुपचाप खाना खाने लगी। दोनों ने ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया। खाना खाने के बाद क्रिश ने प्लेट साइड में रख दी और ड्रॉअर से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसमें से 2 मेडिसिन निकाली। फिर उसने एक गिलास पानी के साथ मेडिसिन आशी की तरफ बढ़ाई। आशी ने मेडिसिन को देखते हुए थोड़ा नासमझी के भाव से क्रिश के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, ये 2 मेडिसिन किस लिए, साइको? आशी की बात सुनकर क्रिश ने उसे ठंडी नजरों से देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस फायरफ्लाई, टेक द मेडिसिन क्वाइटली। क्रिश के गंभीर चेहरे और एक्सप्रेशन को देखकर आशी ने बिना किसी नाटक के वह दवाई ले ली। अब क्रिश ने धीरे से उसे बिस्तर पर लिटा दिया। फिर वह उसके पैरों के पास गया और धीरे धीरे उसकी स्कर्ट को ऊपर करने लगा। क्रिश की इस हरकत पर अचानक ही आशी का शरीर कांप गया। वह घबरा गई और उसकी आंखों में डर साफ नजर आने लगा। उसका चेहरा, जो पहले से ही पीला पड़ चुका था, पसीने से तर हो गया। उसके हाथ पैर थरथराने लगे। वह ये सोचकर डरने लगी कि शायद क्रिश फिर से वही सब करने वाला है। घबराते हुए उसने अचानक क्रिश के हाथों को पकड़ लिया। उसकी आंखों में घबराहट थी,
और वह अपना सलाइवा गटकने लगी। क्रिश आशी की इस हरकत से कुछ पल के लिए हैरान रह गया। उसने उसके चेहरे की तरफ देखा। जैसे ही आशी कुछ कहने वाली थी, क्रिश उसकी घबराहट का कारण समझ चुका था। अब उसने बहुत ही प्यार और सॉफ्ट वॉइस में कहा, रिलैक्स फायरफ्लाई, मेडिसिन अप्लाई कर रहा हूँ। द वुंड्स विल हील क्विकली। क्रिश की बातों में फिक्र और चाहत झलक रही थी, जिसे देखकर आशी को शर्माने लगी। उसने धीरे से शर्माते हुए क्रिश को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, तुम रहने दो साइको, मैं खुद कर लूंगी। आशी की बात पर क्रिश ने उसे गंभीर नजरों से देखते हुए कहा, आई सेड जस्ट रिलैक्स, लाई डाउन क्वाइटली। क्रिश के इन ठंडे और गंभीर शब्दों को सुनकर आशी डर के मारे आगे कुछ नहीं कह पाई। शर्माते हुए वह चुपचाप वापस बिस्तर पर लेट गई। और अब क्रिश धीरे से उसकी स्कर्ट ऊपर की। क्रिश के ठंडे हाथों के हर एक टच को महसूस कर आशी का बदन एक बार फिर कांपने लगा था। उसके अंदर बिजलियां दौड़ रही थी और अगले ही पल क्रिश की उंगलियों को अपने सेंसिटिव एरिया पर महसूस कर उसकी हालत खराब होने लगी थी। हालांकि क्रिश काफी केयरफुली उसे मेडिसिन अप्लाई कर रहा था, लेकिन ये चीज दोनों के लिए काफी अनकंफर्टेबल ही, खास तौर से तब जब दोनों ही एक दूसरे को पति और पत्नी की तरह पा चुके हैं। आशी भी क्रिश के सॉफ्ट टच को रेसिस्ट नहीं कर पा रही थी और क्रिश जिसके अंदर आशी की बॉडी और करीबों को लेकर भी फीलिंग बढ़ती जा रही थी, उसके अंदर का वह मर्द जो आज तक खुद को कंट्रोल करके बैठा था, एक बार अपनी चाहत हासिल करने के बाद अब उसे काबू में करना क्रिश के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। खैर, बड़ी ही मुश्किलों के बाद क्रिश ने अपना काम कर लिया था और अब क्रिश ने आशी के कपड़ों को ठीक करते हुए उसे ब्लैंकेट से कवर किया। फिर धीरे से उसके माथे पर एक किस करते हुए बोला, फायरफ्लाई, अब तुम आराम करो, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं अभी आता हूँ। अपने शब्द कहकर जैसे ही क्रिश बिस्तर से उठने वाला था, आशी ने घबराते हुए उसके हाथों को पकड़ लिया। क्रिश, जो लगभग बिस्तर से उठ चुका था, अचानक आशी को अपना हाथ पकड़े हुए देखकर कुछ पल के लिए रुक गया। उसने नासमझी में उसके चेहरे की तरफ देखा। आशी ने अपनी आंखों में घबराहट और बेचैनी लेकर मासूमियत से कहा, तुम कहाँ जा रहे हो साइको? क्या तुम फिर से मुझे छोड़कर चले जाओगे? आशी की आंखों में घबराहट और इनसिक्योरिटी देखकर क्रिश वापस बिस्तर पर उसके पास बैठ गया। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं यही हूँ। नीचे हॉल में कुछ जरूरी काम है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो। क्रिश ने टेबल पर रखी हुई एक बेल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बेल है, इसे प्रेस कर देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। क्रिश की बातों को सुनकर आशी ने एक बार फिर उसे कंफर्म करते हुए मासूमियत से पूछा, पक्का ना? नहीं जाओगे ना? आशी की मासूमियत भरी आंखों को देखकर क्रिश का दिल एक बार फिर पसीजने लगा था। उसका दिल धड़कने लगा था। उसने उसके दिल की घबराहट और बेचैनी को बहुत अच्छे से समझ लिया था। शायद 5 महीने की यह जुदाई आशी के दिल में एक डर बनाकर बैठ गया था कि शायद क्रिश उसे दोबारा छोड़कर चला जाए। आशी के डर को महसूस कर क्रिश उसके होठों पर झुकते हुए उसे हल्के से किस करते हुए बोला, ओके, मैं कहीं नहीं जा रहा, यही हूँ, इसी रूम की बालकनी में, अब तुम रिलैक्स करो। क्रिश ने आशी के हाथों को पकड़कर उसके बालों में हाथ चलाते हुए उसके मासूम चेहरे को देखा। अब आशी अपने हाथ में क्रिश का हाथ महसूस कर चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी ही देर में वह फिर से गहरी नींद में सो गई। थोड़ी देर बाद क्रिश अपनी जगह से उठा और बालकनी में जाकर वह फोन कॉल पर राका से कनेक्ट करने लगा। इधर जहां एक तरफ किसी का प्यार मुकम्मल हुआ था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के एक पहाड़ी की चोटी पर एक 5 स्टार होटल जैसा घर, जो कांच से बना हुआ था, काफी आलीशान और खूबसूरत दिख रहा था। इस घर के गार्डन एरिया में एक शख्स बड़े से किंग साइज सोफे पर बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ ब्लैक आर्मी कमांडो जैसे लोग आंखों पर गॉगल्स और हाथों में हथियार लिए बिल्कुल सावधान की पोजीशन में खड़े थे। वह इंसान जिसके हाथों में इस वक्त सिगार और वाइन का ग्लास था, उसके सामने कांच की टेबल पर एक फॉरेनर लड़की, जिसे लगभग ना के बराबर कपड़े पहने हुए थे, अपनी अदाओं से उसे इंसान को शराब परोस रही थी। उस इंसान की उम्र लगभग 55 साल थी। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी, आंखों पर एटीट्यूड और ब्लैक गॉगल्स थे। ब्लैक 5 पीस लीटर सूट पहने हुए वह किसी व्यापार साम्राज्य के राजा की तरह लग रहा था। और तभी उसके सामने उसका राइट हैंड और भरोसेमंद आदमी डेनियल, अपने कानों में ब्लूटूथ लगे, हाथों में एक फाइल पकड़े, तेज कदमों के साथ उसके पास आया। डेनियल के आते ही विवान खन्ना ने उस लड़की को वहां से जाने का इशारा किया। वह लड़की विवान खन्ना के इशारे पर अपनी जगह से उठकर
उसके गालों पर किस करते हुए वहां से चली गई। इस लड़की की उम्र लगभग 18 या 19 साल होगी, लेकिन उसकी रंग ढंग देखकर सब समझ में आ रहा था कि वह इस अयाश विवान खन्ना की एंटरटेनमेंट गर्ल है। और अब लड़की के जाने के बाद विवान खन्ना सिगार की कश लेते हुए डैनियल से बोला, कुछ पता चला हमारे गोदाम में बम ब्लास्ट किसने किया था? सॉरी माफिया किंग, इस बारे में हम लोगों ने पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी सबूत हमारे हाथ नहीं लगा। दरअसल गोदाम में हमारे 10 आदमी थे और वह सभी के सभी मारे गए। उस जगह के सीसीटीवी कैमरे को भी काफी अच्छे तरीके से हैक कर लिया गया था, लेकिन हमारा एक गार्ड जो बहुत सीरियस इंजरी के साथ घायल हुआ था, उसने मरने से पहले अपनी स्टेटमेंट दी थी कि वह जो कोई भी था उसकी हाइट ज्यादा नहीं थी। उसने सिर से लेकर पांव तक ब्लैक कॉस्ट्यूम पहन रखा था और सिर पर कैप, चेहरे पर मास्क, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स और हाथों में ग्लव्स थे। सीधे सीधे कहा जाए तो उसने अपनी पहचान का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा था, न ही फिंगरप्रिंट और न ही कोई दूसरी चीज। वह इतना फास्ट और एक्टिव था कि उसे रोकना किसी के भी बस की बात नहीं थी। बस यही बताया जा सकता था कि वह फाइटिंग में काफी एक्सपर्ट था। उसके बॉडी वेट के हिसाब से उसकी फाइटिंग स्किल्स काफी यूनिक थी। डैनियल की बातों को सुनने के बाद विवान खन्ना, जो अब तक वाइन और सिगरेट की कश ले रहा था, अचानक ही अपनी जगह से खड़ा हुआ और वह वाइन का ग्लास गुस्से से अचानक ही डैनियल के सिर पर फोड़ दिया। ग्लास फूटने के कारण डैनियल अचानक ही अपना सिर पकड़कर जमीन पर गिर गया। उसके सिर से खून बहने लगा। वह अपने एक हाथ से अपने सिर के बह रहे खून को रोकने की कोशिश कर रहा था और तभी विवान खन्ना गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, आखिर कौन है ये जो माफिया किंग से टकराने की कोशिश कर रहा है? किसी काम के नहीं हो तुम लोग। पिछले 8 दिन से तुम लोग उस आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी तक तुम्हें उसका कोई सुराग नहीं मिला। मैं कुछ नहीं जानता, पता करो वह कौन है। मुझे वह किसी भी कीमत पर चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जीवा को कॉल करो और उसे मेरे सामने पेश करो। एक काम सौंपा था उसे उस लड़की के बारे में पता करने को, उसे मेरे सामने पेश करने को, उससे भी यह काम नहीं हुआ और अब तक उसने मुझे कोई रिजल्ट भी नहीं दिया। विवान खन्ना इन शब्दों को कहते हुए काफी गुस्से में लग रहा था, लेकिन तभी डैनियल सिर झुकाते हुए थोड़ा घबराते हुए बोला, आई एम सॉरी किंग, बट जीवा का कुछ दिन से कुछ भी पता नहीं चल रहा। हमने उससे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। वह कहाँ है, उसके लोगों को भी नहीं पता। डैनियल की इस बात को सुनने के बाद विवान खन्ना गुस्से से आग बबूला हो गया। वह अचानक ही गुस्से से डैनियल को एक लात मारता है, जिससे कि डैनियल खुद को संभाल नहीं पाता और अचानक ही वह पीछे की ओर जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। अब विवान खन्ना गुस्से से उसके हाथों को अपने पैरों के जूते से कुचलते हुए गुस्से से अपने एक एक शब्द चबा चबा कर बोला, क्या कहा? जीवा का भी पता नहीं चल रहा। एक काम तुमसे ढंग से नहीं हो रहा। आई डोंट नीड एक्सक्यूजेस, आई वॉन्ट रिजल्ट्स। मुझे वह लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए। जीवा का पता लगाओ। आज तक जीवा अपने किसी भी मिशन में फेल नहीं हुआ और यह काम भी सिर्फ जीवा ही कर सकता है। वह लड़की ड्रैगन किंग के प्रोटेक्शन में है। वह कहाँ है, अब तक पता नहीं चला। सबसे पहले तो मुझे ये पता नहीं चल रहा कि आखिर ड्रैगन किंग के मास्क के पीछे कौन है। मैंने उस ड्रैगन किंग को खत्म करने की कितनी कोशिश की, लेकिन पता नहीं अचानक वह बच कैसे गया। और ऊपर से तुम कह रहे हो कि जीवा भी गायब है। वर्ल्ड्स नंबर 1 शार्प शूटर, टॉप कंप्यूटर हैकिंग मास्टरमाइंड, वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस बॉम्ब एक्सपर्ट, प्लेइंग विद टॉयज लाइक अ सुपर माइंड ह्यूमन। हथियारों की दुनिया का राजा, जो किसी भी हथियार की हूबहू कॉपी मिनटों में बना सकता है। दुनिया का ऐसा कोई भी हथियार नहीं जिसे वह इस्तेमाल करना न जानता हो। वह अपने आप में ही एक पावर है और ऐसी पावर मेरे हाथों से नहीं जा सकती। पता करो, जीवा आखिर गायब कहाँ हो गया। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वह किसी भी कीमत पर चाहिए और अगली बार उसकी इंफॉर्मेशन लेकर आना, वरना मौत के लिए तैयार रहो। कहते हुए विवान खन्ना ने अपने पैर डैनियल के हाथों से हटा दिए। डैनियल, जो इस वक्त दर्द और तकलीफ में फर्श पर पड़ा हुआ था, उसके हाथों से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी क्योंकि विवान खन्ना ने अपने जूते से उसके हाथों को पूरी तरह से क्रश किया था। उसका दर्द उसकी आंखों और चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। इसके बावजूद उसे दर्द से चू तक करने की परमिशन नहीं थी। वह अपने दर्द को बस अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें दर्द से लाल हो चुकी थी क्योंकि विवान खन्ना ने जो जूते पहन रखे थे वह नीचे से मेटल से बने हुए थे और उनके अंदर छोटे छोटे कील जैसी डिजाइन बनी हुई थी। और अब विवान खन्ना के हटते ही डैनियल धीरे धीरे अपने दर्द को संभालते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ।
और अब वह विवान खन्ना को ग्रीट करके वहां से चला गया। विवान खन्ना की क्रूरता इसी बात से देखी जा सकती थी कि डेनियल उसका पुराना और भरोसेमंद आदमी था, इसके बावजूद वह उसके साथ जानवरों की तरह पेश आता था। सम्मान तो दूर की बात, वह उसे इंसान भी नहीं समझता था। अक्सर डेनियल किसी काम में फेल हो जाता था तो विवान खन्ना उसके साथ इसी तरह से पेश आता था, और कहीं न कहीं अब तो डेनियल को इन सब चीजों की आदत हो गई थी। डेनियल के वहां से जाने के बाद विवान अपना सिगार जलाकर उसकी कश लेते हुए परेशानी में अपने आप से बोला, आखिर यह हो क्या रहा है। पहले ड्रैगन किंग के बारे में पता नहीं चल रहा था कि आखिर उसके मास्क के पीछे कौन है और आशी जिंदल कहाँ है, और अभी जीवा भी गायब है, और ऊपर से मेरा ये तीसरा दुश्मन जो लगातार मुझे बर्बाद करने के पीछे पड़ा है। आखिर यह है कौन जो एक के बाद एक मेरे 2 गोदामों को आग लगा चुका है और मेरे करोड़ों का माल खत्म कर चुका है। एक बार, बस एक बार यह मेरे हाथों लग जाए, मैं उसे इतनी बुरी मौत दूंगा कि उसके फरिश्ते भी काम जाएंगे। विवान अभी अपने आप में बातें कर ही रहा था, तभी पीछे से किसी की कर्कश आवाज उसके कानों में पड़ी। What happened, डैड? कौन गायब है और आप किसे मौत देने की बातें कर रहे हैं? और इन शब्दों को सुनने के बाद विवान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। 152 कुछ इमोशनल मूवमेंट। अब विवान खन्ना ने पीछे पलटकर आवाज की दिशा में देखा तो सामने उसका बेटा युवान खन्ना अपने चेहरे पर कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन लिए उनकी तरफ आ रहा था। अब वह अपने डैड के सामने खड़ा होकर उनके चेहरे की तरफ देखते हुए एक बार फिर बोला, बताए ना डैड, कौन गायब है और किसकी मौत की बात कर रहे हैं आप? अपने बेटे की बात सुनकर विवान ने अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए उस बात को इग्नोर करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस बिजनेस डील के सिलसिले में बात हो रही है। वह सब छोड़ो माय प्रिंस, तुम अपनी बताओ, अब कैसा फील कर रहे हो तुम और तुम्हारा फेस? कहते हुए विवान ने युवान का चेहरा अपने हाथों में थामकर उसके पूरे चेहरे को घुमा घुमा कर देखते हुए कहा, हम मानना पड़ेगा मिस्टर स्मिथ, जोन्स और उनकी टीम को, उन्होंने तुम्हें पहले से काफी ज्यादा हैंडसम बना दिया है। अपने डैड की बात सुनकर युवान एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ बोला, वह तो होना ही था, आखिर मेरे डैड ने मेरे लिए इतनी अच्छी सर्जन की टीम अरेंज की थी। फिर थोड़ा गंभीर होते हुए वह बोला, बट डैड, ये काफी नहीं है। आपने उस इंसान के बारे में पता लगाया या नहीं जिसने मेरी यह हालत की थी? उसकी आवाज में गुस्से की झलक साफ थी। आप अच्छे से जानते हैं कि मैं उसका चेहरा और उसकी आंखें अपने हाथों से इतनी बुरी तरह बिगाड़ना चाहता हूं कि दुनिया का कोई भी सर्जन या खुद उसका भगवान भी उसे ठीक न कर पाए। वह मौत के लिए तरसे, लेकिन उसे मौत न मिले। उसने न सिर्फ मेरी इतनी बुरी हालत की, बल्कि मेरी क्यूटी को भी ले गया। मैं उसे अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ डैड। कहते हुए युवान के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी डार्क हो गए थे। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी और उसकी भूरी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा था और वह अपने एक एक शब्द को चबा चबाकर बोल रहा था। उसकी बातों में उसकी नफरत और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अपने बेटे को इतने गुस्से में देखकर विवान उसकी पीठ थपकाते हुए शान से बोला, रिलैक्स माय सन, अपने गुस्से को काबू में रखो, क्योंकि गुस्सा हमारी सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। वह आत्मविश्वास से आगे बोला, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने डैड पर भरोसा रखो। उस ड्रैगन किंग को दर्दनाक मौत देने के लिए सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि मैं भी उतना ही बेचैन हूँ। उसने न सिर्फ मेरे इकलौते प्रिंस को इतनी तकलीफ दी है, बल्कि मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे चैलेंज करने की कोशिश की है। विवान के चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी, और ऐसा करके उसने न सिर्फ अपनी मौत, बल्कि अपनी तबाही को भी न्योता दिया है। उसे जितना छुपना है, छुपने दो। उसकी मौत तो तय है। बस एक बार यह पता चल जाए कि ड्रैगन किंग के मास्क के पीछे कौन है और वह लड़की कहाँ है जो तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार है, और उसके साथ ड्रैगन किंग का क्या रिश्ता है। उसके बाद दोनों की मौत एक साथ होगी। अपने शब्दों को कहते हुए विवान की आंखों में आशी और क्रिश के लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। लेकिन अपने डैड की बातों को सुनते ही युवान का चेहरा और भी ज्यादा डार्क हो गया। वह झटके से अपने डैड की तरफ देखते हुए अपने एक एक शब्द को चबा चबाकर उन्हें चेतावनी देते हुए बोला, डैड, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ड्रैगन किंग की मौत कैसे होगी, ये तो पहले ही डिसाइड हो चुका है। लेकिन खबरदार, जो आपने मेरी क्यूटी को कुछ भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसके साथ क्या करना है, यह मैं देखूंगा। आप उसे कुछ भी नहीं करेंगे। युवान के शब्दों में अधिकार और उसकी क्यूटी के लिए गहरा जुनून झलक रहा था। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं और मुट्ठियां फिर से कस गई थीं।
अचानक अपने बेटे के बदलते एक्सप्रेशन देखकर विवान ने हैरानी और झुंझलाहट से युवान की तरफ देखते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो प्रिंस? तुम्हें वह लड़की क्यों चाहिए? वह गंभीरता से आगे बोला, तुम खुद कह रहे हो कि वह लड़की हमारी दुश्मन है, और आज तुम्हारी जो भी हालत है उसकी वजह वही लड़की है। सबसे बड़ी बात, वह मेरे पुराने जानी दुश्मन की बेटी है। सालों पहले मैंने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था, लेकिन न जाने ये लड़की कैसे बच गई। विवान ने अपनी सिगार का एक लंबा कश लेते हुए गहरी सांस ली और बोला, अब इतने सालों बाद वह लड़की एक बार फिर हमारे सामने आई है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उसका लौटना सही नहीं लग रहा। मेरा दिल कहता है कि यह सब इत्तेफाक नहीं है। उसका हमारी लाइफ में वापस आना और तुम्हारी यह हालत, ये सब जुड़ा हुआ है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस लड़की का जिंदा रहना हमारे लिए सही होगा। उसे तो मरना होगा। अपने पिता की बात सुनकर युवान गुस्से से चीखते हुए बोला, डैड, मैंने कहा ना, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वह लड़की मेरा शिकार है। उसे कैसे हैंडल करना है यह मैं देखूंगा। आप नहीं, बस मुझे वह लड़की लाकर दीजिए, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। उसके शब्दों में जुनून और अधिकार झलक रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सा आत्मविश्वास था। युवान के इस जुनून को देखकर विवान एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और गुस्से में बोला, युवान, ये तुम क्या कह रहे हो माय सन? तुम्हारी आंखों में मैं क्या देख रहा हूँ? विवान का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, कहीं तुम्हें उस लड़की से प्यार तो नहीं हो गया? नो माय सन, नो, ऐसा मत करना। तुम अच्छे से जानते हो कि प्यार इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और मैंने तुम्हें कभी कमजोर होना नहीं सिखाया। अगर तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पर और अपनी पावर पर फोकस करो, प्यार जैसी बकवास चीजों पर नहीं। वह एक कदम आगे बढ़ते हुए बोला, उस लड़की को अपनी कमजोरी मत बनने दो। तुम नहीं जानते उसका अतीत। वह तबाही है। उसकी रगों में आग और अपने दोनों का खून एक साथ बहता है। उसका तुम्हारी जिंदगी में आना एक तूफान ला सकता है। दूर रहो उससे, युवान। इसी में तुम्हारी भलाई है। विवान ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी करते हुए लेकिन तीखे अंदाज में कहा, तुम्हारे एक इशारे पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां तुम्हारे बिस्तर पर होंगी। उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। ये कहते हुए विवान की आंखों में एक अजीब सा ऑरा और कठोरता साफ झलक रही थी। शायद घबराहट का हल्का सा आभास करते हुए युवान ने अपने डैड की बातों को इग्नोर कर दिया और अपनी पीठ उनकी ओर मोड़ ली। उसने अपनी आंखें बंद की और एक ठंडी सांस ली, लेकिन बंद आंखों के पीछे उसे बार बार सिर्फ आशी का मासूम मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली। अब उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल थी, गुस्से और जुनून से भरी हुई। युवान ने बिना पीछे मुड़े शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, आई नो, उस लड़की में कुछ तो है जो बहुत ही अनोखा है, बहुत ही स्पेशल, और इसीलिए मुझे वह लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए। प्यार का तो नहीं पता डैड, पर वह लड़की मेरा जुनून है, मेरी जिद है, जिसे मैं किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता हूँ। अगर आपसे यह नहीं होता तो साफ साफ कह दीजिए, इस बार मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। युवान की आवाज में जुनून और एक अजीब सी ठान झलक रही थी। उसने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, क्योंकि जब तक मैं उस लड़की को हासिल नहीं कर लेता मैं चैन से नहीं बैठने वाला। चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए, उसे मेरे सामने, मेरे करीब आना ही होगा। ये कहते हुए युवान के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी और अब वह तेज कदमों के साथ वहां से बाहर निकल गया। युवान के जाने के बाद विवान परेशानी से अपनी सिगार का गहरा कश लेते हुए कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। अपने आप से बड़बड़ाते हुए उसने कहा, बेवकूफ लड़का, कैसे समझाऊं मैं इसे कि यह आग को छूने की कोशिश कर रहा है। वह लड़की नहीं, तबाही है, एक शाप है। विवान ने एक पल के लिए रुककर अपने विचारों को समेटा और फिर कहा, एक डेविल और एंजल की बेटी है वह। उसकी माँ ने 2 माफिया किंग्स की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। एक खूबसूरत छलावा थी वह। उसके पीछे मैंने अपनी जिंदगी के कितने साल बर्बाद कर दिए। वह अपनी सिगार को बुझाते हुए धीरे से बोला, वह मासूम चेहरा जिसके लिए कभी मैं मरने और मारने तक को तैयार था, और अब वह चेहरा फिर से मेरी जिंदगी में लौट आया है। विवान की आवाज में गहरी पीड़ा और पछतावा साफ झलक रहा था। लेकिन आज न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा भी उसी रास्ते पर अपने कदम बढ़ा चुका है। स्माइली, तुम्हारी बेटी।
इस बार वह मेरे बेटे की जिंदगी को तबाह करने आए हैं, जैसे सालों पहले तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। विवान ने गहरी सांस ली और अपनी सिगार बुझाते हुए बोला, मैंने तो किसी तरह खुद को संभाल लिया था, लेकिन इस बार तुम्हारी परछाई, तुम्हारी बेटी, पता नहीं क्या है उसमें। मेरा सिक्स्थ सेंस कहता है कि वह सिर्फ दिखने में ही तुम्हारी जैसी नहीं है, बल्कि उसके अंदर वह हर खूबी है जिसने सालों पहले मुझे तुम्हारी ओर खींचा था। और अब वही चीज मेरे बेटे को तुम्हारी बेटी की ओर आकर्षित कर रही है, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा। स्माइली। विवान के चेहरे पर अब गुस्से और दृढ़ निश्चय का भाव साफ झलक रहा था। उसने आंखें बंद कर धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, मैं इतिहास को दोहराने नहीं दूंगा। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे की बर्बादी बनकर नहीं आएगी। इस बार किसी लड़की की मासूमियत एक माफिया को तबाह नहीं करेगी। मेरे वक्त पर मैं अकेला था, लेकिन अब मेरे बेटे के समय पर मैं उसके साथ हूँ। इससे पहले कि तुम्हारी परछाई, तुम्हारी बेटी, मेरे बेटे की आंखों के रास्ते उसके दिल तक उतर जाए, उससे पहले ही मैं उसे खत्म कर दूंगा। विवान की आवाज में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने तेज कदमों से चलते हुए खुद को काबू में करने की कोशिश की और बोला, मुझे उस लड़की का जल्द से जल्द पता लगाना होगा, और साथ ही जीवा का भी। वह अपने आप में बड़बड़ाते हुए अचानक तेज आवाज में चिल्लाया, ब्लैक डेविल, ब्लैक डेविल, ब्लैक डेविल, मरने के बाद भी तुझे शांति नहीं मिली। तेरी परछाई भी मुझे चैन से जीने नहीं दे रही। विवान अब काफी गुस्से में था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, और उसकी आवाज में झलकता तनाव उसकी परेशानी को जाहिर कर रहा था। इधर दूसरी तरफ शाम का वक्त। आशी, जो इस वक्त बिस्तर पर गहरी नींद में सोई हुई थी, कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलने लगी। धीरे धीरे बिस्तर से उठते हुए उसने कमरे में नजर दौड़ाई, लेकिन क्रिश उसे कहीं भी नजर नहीं आया। अब आशी को एक अलग ही घबराहट महसूस होने लगी। अगले ही पल वह तुरंत बिस्तर से नीचे उतरी और अपने कदम कमरे से अटैच बालकनी की तरफ बढ़ाए। उसने बालकनी में नजर घुमाई, लेकिन क्रिश वहां भी नहीं था। आशी को क्रिश की वह बात याद आई कि वह बालकनी में होगा, लेकिन वहां क्रिश नदारद था। अब आशी का दिल अनजान डर से बैठने लगा। तेज कदमों से वह कमरे से बाहर निकली। इस बीच उसे अपनी बॉडी में हल्का हल्का दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन यह एहसास कि क्रिश उसे छोड़कर चला गया है, उसे ज्यादा तकलीफ दे रहा था। अगले ही पल वह सीढ़ियों के रास्ते नीचे हॉल की तरफ गई और घबराई हुई, परेशान आवाज में क्रिश को पुकारने लगी, साइको, साइको, तुम कहाँ हो, साइको, तुम कहाँ हो। ये कहते हुए आशी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखों में एक बार फिर नमी आ गई थी। तभी उसके कानों में बर्तनों की हल्की आवाज सुनाई दी। इस आवाज का पीछा करते हुए वह उस दिशा में बढ़ी, और जब उसने सामने का नजारा देखा तो उसके दिल को थोड़ी राहत मिली। आशी जल्दी से दौड़ते हुए जाकर क्रिश को पीछे से लिपट गई। उसने उसे बैकहक किया और अपने हाथ क्रिश के सीने पर रखे। भरे हुए गले के साथ उसने अपना सिर क्रिश की पीठ पर टिकाया और शिकायत भरे लहजे में बोली, तुम कहाँ चले गए थे, साइको? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। तुमने कहा था कि तुम बालकनी में रहोगे, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कितना डर गई थी, तुम्हें पता है? आशी के इस एक्शन से क्रिश, जो इस वक्त किचन में फ्रिज से कुछ सामान निकाल रहा था, अचानक उसकी बातों और घबराहट भरी आवाज को सुनकर हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर थोड़ा पीछे घुमाकर आशी को देखते हुए बोला, इसमें डरने वाली कौन सी बात है, फायरफ्लाई? मैं बस किचन में कुछ सामान लेने आया था, डिनर के लिए। तुम बात बात पर इतनी घबराती क्यों हो? इतना कहते हुए क्रिश ने आशी को उसके कंधे से पकड़कर अपने आगे किया। आशी ने अपनी नम आंखों से क्रिश के चेहरे की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा, हाँ तो तुम नीचे थे तो मुझे आवाज भी तो लगा सकते थे ना। तुम नहीं जानते, साइको, तुमसे दूर होने के ख्याल से भी मुझे कितना डर लगता है। अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए ना, तो मैं पक्का मर जाऊंगी। आशी अपनी मासूमियत में अपने दिल की घबराहट को शब्दों में बयां कर रही थी, लेकिन उसकी बातों को सुनकर क्रिश के चेहरे का एक्सप्रेशन अचानक डार्क हो गया। अगले ही पल उसने आशी की कमर में अपना हाथ डालकर उसे झटके से अपनी तरफ खींचा। अब अपने दूसरे हाथ से उसने आशी के बालों को अपनी मुट्ठी में कसते हुए हल्का सा दबा दिया। आह की आवाज के साथ आशी का चेहरा हल्का ऊपर हो गया। इससे पहले कि आशी कुछ समझ पाती, क्रिश ने अचानक उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। आशी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्रिश ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन क्रिश अपने गुस्से को उसकी मासूमियत पर निकाल रहा था। लगभग 5 मिनट तक क्रिश ने आशी के होठों को चबाते हुए किस किया। इस बीच आशी को अपने होठों में बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह लगातार क्रिश की पकड़ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन कृष ने उसके बालों को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। लगभग 10 मिनट बाद किसी तरह कृष ने अपने गुस्से को काबू में किया। अब उसे आशी के होठों पर खून का स्वाद आने लगा था, क्योंकि उसने उसके होंठ पर बेहद तेज बाइट कर दी थी। कृष के होठों से आजाद होते ही आशी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे और वह कृष की इस हरकत को समझ नहीं पाई थी। कृष ने अगले ही पल अपनी नीली आंखों से उसकी आंखों में गुस्से से घूरते हुए, चेहरे पर गंभीर और कठोर भाव लाते हुए एक एक शब्द चबाकर कहा, खबरदार फायरफ्लाई, जो आज के बाद कभी भी मरने की बात की, मैं ये शब्द दोबारा तुम्हारी जुबान से सुनना नहीं चाहता। अगर तुमने दोबारा ऐसा कहने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने गहरी सांस लेते हुए और कड़े स्वर में कहा, मैं तुम्हारे ऊपर एक खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन शब्दों को कहते हुए कृष काफी गुस्से में लग रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आशी को घबराहट हो रही थी और वह डर के मारे सहम गई थी। उसने डरते हुए कृष की आंखों में देखते हुए कहा, यू बेट मी, साइको, इट हर्ट सो मच। अब कृष उसकी आंखों में देखते हुए जुनून से बोला, यस माई लव, इट हर्ट्स मी अ लॉट, इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ पेन व्हेन यू से यू विल गो फार अवे फ्रॉम मी और यू टॉक अबाउट डाइंग, इट हर्ट्स मी सो मच। जब मैं तुम्हें किसी और की बाहों में देखता हूँ, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे बहुत दुख होता है। तुम्हें फिर से खोने का ख्याल मुझे असहनीय पीड़ा देता है। इसलिए ऐसे शब्द दोबारा मत कहना, इससे मुझे बहुत दुख होता है। कृष ने आशी के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और अपनी आंखों में भावनाओं का सैलाब लिए गंभीर आवाज में उसकी ओर देखते हुए कहा, मैंने अपने प्यार और दिल के जज्बात तुम्हारे सामने जाहिर कर दिए हैं, फायरफ्लाई। अब तुम्हें ये समझना होगा कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। तुम्हें कोई हवा भी मेरी इजाजत के बिना छू ले, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी खुद को नुकसान पहुंचाने की बात मत करना। ये कहते हुए कृष ने आशी के होठों पर हल्की सी किस की। आशी आज पहली बार कृष की आंखों में अपने लिए प्यार और गहरे इमोशंस देखकर मन ही मन खुश हो गई। उसने पहली बार कृष की आंखों में अपने लिए कुछ अलग और खास देखा था। आशी झट से कृष से लिपट गई और अब वह उसे टाइट हग करते हुए बोली, सॉरी साइको, आज के बाद मैं ये बातें कभी नहीं करूंगी। तुम बस मेरे साथ रहना हमेशा। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, साइको। सब मुझे छोड़कर चले गए, प्लीज तुम मत जाना। मॉम कहती थी कि मैं मनहूस हूँ, तब मुझे छोड़कर चले जाते हैं। इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं तुम भी मुझे छोड़कर ना चले जाओ। प्लीज साइको, तुम जो कहोगे मैं सब करूंगी। मैं जिद नहीं करूंगी, समझदार भी बन जाऊंगी, लेकिन तुम प्लीज मेरे साथ रहना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, साइको, बहुत ज्यादा। प्लीज तुम मुझसे वादा करो, मेरे पापा, भैया और माँ की तरह तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। प्लीज साइको, तुम नहीं जाओगे ना, बोलो। आशी इन शब्दों को कहते हुए बहुत ज्यादा रो रही थी, क्योंकि उसने ऐना की बातों को सचमुच गंभीरता से ले लिया था कि वह एक मनहूस है और उसके साथ रहने वाला इंसान या तो मारा जाता है या उसे छोड़कर चला जाता है। और शायद यही डर है जो आशी को चैन से सोने नहीं देता। कृष उसकी बातों में उसके डर और दर्द को सुनकर उसे महसूस कर रहा था। अब कृष उसे हग बैक करते हुए अपने सीने से लगाकर बोला, तुम मनहूस नहीं हो, फायरफ्लाई। तुम मेरी लाइफ हो, आई प्रॉमिस। मैं तुम्हें वो सब कुछ लौटा दूंगा जो तुमने खोया है। और मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग करने की कोशिश क्यों न करे। तुम्हें अपने साइको पर भरोसा है ना? कहते हुए कृष धीरे से सिर झुकाकर आशी के चेहरे की तरफ देखा। आशी हल्का सा अपना चेहरा उठाकर कृष के चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से हाँ में सिर हिला देती है। ये देखने के बाद कृष अपने चेहरे पर हमेशा की तरह गंभीर एक्सप्रेशन लाते हुए बोला, तो बस अब रोना बंद करो और लोगों की फालतू बातों पर ध्यान मत दो। अब कृष ने धीरे से आशी को अपनी गोद में उठाकर किचन स्लैब पर बिठा दिया। आशी ना समझी में कृष की तरफ देखने लगी। CH-153 आशी की फीलिंग। अब कृष फ्रिज से खाने की कुछ आइटम निकालकर उन्हें माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए जाने लगा। तभी आशी ने उसके हाथों में डब्बा बंद खाना देखकर पूछा, ये खाना तो पैट फूड है, साइको। ये खाना तो अनहाइजीनिक है, क्या हम लोग ये खाना खाएंगे? आशी की बात सुनकर कृष अपने हाथों में उस पैट फूड को देखते हुए बोला, नो फायरफ्लाई, यह अनहाइजीनिक नहीं है। यहाँ ऐसे ही पैट फूड मिलते हैं, कल भी तो हमने यही खाया था ना। यहाँ आसपास रेस्टोरेंट नहीं है। कृष की इस बात को सुनकर आशी ने मासूमियत से कहा, तो फिर हम खाना बना लेते हैं ना, साइको। मुझे ये खाना नहीं खाना।
आशी की मासूमियत भरी बातों को सुनकर कृष्ण ने उसे खाने के पैकेट को साइड में रखकर उसके पास झुकते हुए कहा, फायरफ्लाई, मुझे खाना बनाना नहीं आता। आशी ने कहा, बट मुझे तो आता है ना। तुम रुको, मैं अभी खाना बना देती हूँ, साइको। कहते हुए आशी काउंटर टॉप से उतरने लगी। ये देखकर कृष्ण ने उसे रोकते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी हमें सिर्फ आज रात यहाँ रहना है, हम सुबह ही चले जाएंगे। आज ये खा लो। कृष्ण की बात सुनकर आशी ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए मासूमियत से बोला, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, साइको। और खाना बनाने में कौन सी थकान, बस थोड़ी देर का काम है। तुम देखो, मैं कितनी जल्दी खाना बना देती हूँ। कहकर आशी अपनी जगह से उतर गई और अब वह सभी ड्रॉयर खोलकर उसमें से खाना बनाने लायक आइटम देखने लगी। लेकिन आशी ने देखा किचन में ज्यादा सामान नहीं था। वहां पर सिर्फ कुछ चावल और वेजिटेबल के नाम पर आलू, प्याज, टमाटर रखे हुए थे और फ्रिज में कुछ अंडे थे। मसाले के नाम पर भी कुछ पैक्ड मसाले रखे हुए थे। कहा जाए तो यहाँ कुछ ज्यादा सामान नहीं था। अब आशी इन चीजों को देखकर अपने मन में विचार करने लगी, वह इतने कम सामान में क्या बना सकती है। उसने बर्तन देखा तो वहां प्रेशर कुकर भी नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा सॉसपैन की तरह बर्तन था। अब आशी ने कृष की तरफ देखते हुए पूछा, इस घर में कोई रहता नहीं है क्या, साइको? यहाँ इतने कम सामान क्यों है? आशी की बात सुनकर कृष, जो उसके साइड में खड़ा था, साइड से एक एप्पल लेकर उसे कहते हुए बोला, यह मेरा सीक्रेट फार्म हाउस है, यहाँ कोई नहीं रहता, सिर्फ मैं कभी कभी आता हूँ। और आज पहली बार यहाँ मेरे साथ तुम आए हो, इसलिए यहाँ ज्यादा सामान नहीं है। बस हफ्ते में एक बार क्लीनर आकर यहाँ क्लीन कर जाता है। अब तो तुम्हें पता चल गया ना, यहाँ खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, चुपचाप जो खाना है उसे ही खाओ। कहते हुए कृष एक बार फिर उन पैक्ड फूड की तरफ जाने लगा, लेकिन आशी ने उसे सीने पर हाथ रखकर आगे बढ़ने से रोक दिया। कृष अचानक ही अपने सीने पर आशी का हाथ देखकर उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। आशी टच अपने सीने पर महसूस करके कृष को बहुत अच्छा लग रहा था। वह अपनी नीली नजरों से उसके मासूम छोटे छोटे हाथों को देखने लगा। उसका दिल एक बार फिर धड़कने लगा था, लेकिन आशी उसके जज्बातों से अनजान अपना मुंह बनाकर बोली, खबरदार साइको, जो उस खाने की तरफ तुमने देखा भी। तुम अभी रुको, मैं बना देती हूँ खाना। कहते हुए आशी जल्दी जल्दी वेजिटेबल काटने लगी और अब कृष उसकी साइड में किचन स्लैब पर बैठकर उसे काम करता हुआ देख रहा था। आशी बड़ी ही जल्दी जल्दी काम कर रही थी। कृष आशी को देखते हुए उसके मासूम चेहरे और आंखों में खोने लगा था, क्योंकि आशी अपने काम को बहुत ही बारीकी से कर रही थी। तभी कृष को कुछ ध्यान आया और वह एप्पल खाते हुए आशी से बोला, एक बात बताओ फायरफ्लाई, तुम जस्ट 18 ईयर्स की हो और तुम खाना बनाना जानती हो। आखिर तुमने खाना बनाना कब सीखा? आशी अपना काम करते हुए वेजिटेबल चॉप करते हुए कृष की तरफ बिना देखे बोली, मैं तो काफी लंबे टाइम से खाना बनाना चाहती हूँ साइको, मैं जब 11 साल की थी तब से। आशी की बात सुनकर कृष को काफी हैरानी हुई। वॉट, सिर्फ 11 ईयर्स? तुम झूठ बोल रही हो फायरफ्लाई, उस टाइम तो तुम्हें नाइफ पकड़ना भी नहीं आता होगा। कृष की बातों को सुनकर आशी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मैं झूठ क्यों बोलूंगी साइको, मैं सच कह रही हूँ, मैं सिर्फ 11 साल की थी तब से मैं खाना बनाती हूँ। और तुम्हें पता है, हमारे आश्रम में सभी लोगों के लिए खाना मैं ही बनाती थी, शारदा आंटी के साथ मिलकर। आशी की इस बात को सुनकर कृष हैरान होते हुए बोला, सिर्फ 11 साल, तुम्हें क्या जरूरत थी उस टाइम पर खाना बनाना सीखने की? अब किचन का बाकी का काम करते हुए आशी बोली, जब किस्मत थपेड़े मारती है तो हर चीज सीखना पड़ता है साइको, यही जिंदगी की सच्चाई है। तुम्हें सब नहीं सीखना पड़ा क्योंकि तुम्हारे आसपास बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन हर किसी की लाइफ ऐसे नहीं होती। एक्सक्लेमेशन मार्क। मैं तो फिर भी ठीक थी, मेरे साथ बाबा का सपोर्ट था और आज तुम्हारी फैमिली है। लेकिन हमारे आश्रम में ऐसे और भी बहुत से बच्चे थे जिन्हें पैदा करते ही उनके परिवार ने छोड़ दिया था। उनके माँ बाप, भाई बहन, किसी का कोई ठिकाना नहीं था और ऐसे बच्चों को बाबा लेकर आते थे। तुम्हें पता है, वहाँ हमारे आश्रम में कुल 35 भाई बहन थे। बाबा तो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, उन्हें तो पता भी नहीं था कि मैं खाना बनाना सीख रही हूँ, पर मुझे वह सब सीखना पड़ा क्योंकि मुझे पता था बाबा हमारे लिए जो कर रहे हैं वह बहुत कर रहे हैं, पर अपने पैरों पर खड़ा होना भी तो जरूरी है। आधी आधी रात को आश्रम के किसी बच्चे को बुखार हो जाता था या भूख लग जाती थी, वह इतने छोटे थे कि भूखे पेट सो भी नहीं पाते थे, रोते रहते थे। शारदा आंटी दिन में तो हमारे ख्याल रखती थी, पर रात को वह अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली के पास अपने घर चली जाती थी।
उन बच्चों को संभालना मेरी जिम्मेदारी हो जाती थी, क्योंकि बाबा तो दिन में काम पर चले जाते थे, रात को उनका सोना जरूरी था। तो अपने भाई बहनों को तो मैं भूखे नहीं रख सकती थी ना, इसलिए मुझे वह सब सीखना पड़ा। तुम्हें पता है, जब मैं अमेरिका नहीं आई थी, अक्सर दूसरे बच्चों को अपनी माँ पापा और फैमिली के साथ खेलते हुए देखती थी, तो हमेशा कान्हा जी से यह शिकायत करती थी कि मेरे पास मेरी फैमिली क्यों नहीं है। और सिर्फ मैं ही नहीं, आश्रम के सभी बच्चे ये सोचते थे। कभी कभी तो हम लोग अकेले में बैठकर रोते थे, पर बाबा के सामने हम लोग मुस्कुराते थे, वरना उन्हें दुख होता ना। इन शब्दों को कहते हुए आशी काफी इमोशनल लग रही थी, क्योंकि उसे अपने वह पुराने दिन याद आने लगे थे, और क्रिश उसकी बातों को सुनकर हैरान के साथ साथ थोड़ा इमोशनल भी होने लगा था। अब आशी ने खाना बनाने के लिए गैस पर रख दिया था, और तभी क्रिश किचन स्लैब से उतारकर आशी के पास गया। उसने आशी को अपने सीने से लगा लिया और अब उसकी पीठ को सहलाते हुए प्यार से बोला, आई नो फायरफ्लाई, तुमने पहले बहुत कुछ फेस किया है, बट अब तुम्हें ये सब फेस नहीं करना पड़ेगा। क्रिश के कंफर्ट को महसूस कर आशी को भी अच्छा लग रहा था। अब क्रिश धीरे से आशी के मासूम चेहरे को देखता है, और अब वह धीरे धीरे उसके होठों की तरफ झुकने लगा। आशी भी क्रिश की नजदीकियों को महसूस कर चुकी थी, और अब उसने भी क्रिश को रोकने की कोशिश नहीं की। क्रिश धीरे से उसके होठों पर झुका और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। आशी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अब क्रिश उसे धीरे धीरे किस करने लगा। क्रिश के सख्त होठों को अपने सॉफ्ट होठों पर महसूस कर आशी को भी अच्छा लग रहा था। क्रिश ने धीरे से आशी की कमर पर अपने हाथ रखे और उसे सहलाने लगा। उसका दूसरा हाथ आशी के सर के पीछे होल्ड था। धीरे धीरे क्रिश की किस सॉफ्ट से थोड़ा पैशनेट होती गई। क्रिश आशी से काफी लंबा था। आशी अपने पंजों के बल खड़ी थी। आशी को किस करते करते क्रिश ने अचानक ही उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे किचन स्लैब पर बिठा दिया। उसने धीरे से आशी के पैरों को फैलाया और खुद बीच में खड़ा होकर उसे और भी इंटेंस और डीप किस करने लगा। इस बीच उसके हाथ आशी के बदन को सहला रहे थे। वह धीरे धीरे उसके होठों को शक करते हुए स्मूच कर रहा था, जिससे आशी की सिसकियां निकल रही थी। अब धीरे धीरे क्रिश के हाथ आशी के टॉप के अंदर जाने लगे, जो महसूस कर आशी के बदन में सरसराहट दौड़ रही थी। उसे अपने पेट में बटरफ्लाई उड़ते हुए जैसी महसूस हो रही थी। अब क्रिश धीरे धीरे उसके पेट को सहलाते हुए अपने हाथों ऊपर ले जाकर अचानक ही उसके सीने पर रख देता है, जो महसूस कर अचानक ही आशी की सांस अटक गई। क्रिश भी आशी के बदन में हो रहे रिएक्शन को महसूस कर पा रहा था, जो महसूस कर उसे अच्छा लग रहा था। आशी की हाथ क्रिश के बालों और गले पर चलने लगे। लगभग 5 मिनट के किस के बाद क्रिश को आशी के मुंह के अंदर इंटर करना था, लेकिन आशी ने अपना मुंह नहीं खोला था, जो देखकर क्रिश उसे यूं ही किस करते हुए अचानक ही उसके ब्रेस्ट को जोर से प्रेस कर देता है। आह की आवाज के साथ आशी ने अपना मुंह खोल दिया, जिसका फायदा उठाकर क्रिश अपनी जीभ उसके मुंह में एंटर कर देता है और अब वह उसके मुंह का पूरा कोने एक्सप्लोरर कर रहा था, उसकी जीभ से खेल रहा था। इस बीच उसके हाथ लगातार आशी के ब्रेस्ट को प्रेस कर रहे थे, जिससे कि आशी की सिसकियां निकल रही थी। क्रिश काफी देर तक उसे काफी डीप किस कर रहा था। कुछ देर बाद क्रिश को महसूस हुआ कि आशी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या महसूस कर उसने उसके होठों को अपने होठों से आजाद कर दिया। क्रिश के होठों से आजाद होते ही आशी लंबी लंबी सांस ले रही थी, जिससे कि उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर क्रिश ने अपना कंट्रोल लॉन्च करने लगा था। उसने आशी के होठों को छोड़कर उसके गले और कॉलरबोन पर किस करना शुरू कर दिया। इससे पहले आशी अपने सांसों को संभाल पाती, क्रिश उसके गले पर किस करते हुए अगले ही पल उसके टॉप को झटके से उसकी बॉडी से निकालकर किचन स्लैब साइड पर रख देता है। आशी क्रिश की इस हरकत से अचानक ही हैरान हो गई। उसने जल्दी से अपने हाथों से अपना सीना कवर करते हुए, साइको प्लीज अभी नहीं, कहते हुए आशी की आंखें शर्म से झुक गई। उसे बहुत ज्यादा शर्म आ रही, लेकिन क्रिश, जिसकी नजरें आशी के खुले सीने पर टिकी हुई थी, उसने ऐसी के हाथों को हटाते हुए अपनी मदहोश नजरों से उसकी आंखों में देखते हुए, डोंट डू इट फायरफ्लाई, आई वांट इट। और अब अगले ही पल क्रिश ने अपने दोनों हाथों से उसके सीने को अपने हाथों में भर लिया। क्रिश की इस हरकत पर आशी को काफी घबराहट होने लगी है, उसे काफी बेचैनी हो रही थी। और अब क्रिश उसके सीने को अपने हाथों से प्रेस करते हुए उसे अपने मुंह में लेकर शक करने लगा। अब आशी के मुंह से सिसकियां निकल रहे थे। वह लगातार किसके बालों में हाथ चलते हुए उसका नाम लेते हुए बोली, आह साइको प्लीज मत करो ना, दर्द हो रहा है। आह साइको प्लीज धीरे धीरे करो, तो मेरी जान निकाल रहे हो। और आशी की इस बात को सुनकर क्रिश, जो मदहोशी से उसे शक कर रहा था, अचानक ही उसके सीने पर वाइट कर लेता है। आह साइको प्लीज बाइट नहीं,
कहते हुए आशी लगातार सीसकियां ले रही थी और क्रिश उसे दीवानों की तरह शक कर रहा था। फायरफ्लाई इट्स सो सॉफ्ट आई फील सो गुड। क्रिश की पैशनेट हरकतों को महसूस कर आशी को बहुत शर्म आ रही थी। उसका चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, लेकिन उसे क्रिश की यह हरकतें अच्छी भी लग रही थी। दोनों ही एक दूसरे में खोए हुए थे, लेकिन तभी आशी का ध्यान खाने की तरफ गया, जिसे देखकर उसने जल्दी से क्रिश को रोकते हुए कहा, साइको खाना रेडी हो गया है, प्लीज गैस बंद करना है, छोड़ो मुझे। आशी की बात सुनकर क्रिश उसे यूं ही शक करते हुए धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर गैस का बटन बंद कर देता है। लगभग 5 मिनट बाद वह ना चाहते हुए भी आशी को अपने बाहों से आजाद करता है और आशी के सीने को अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए अपने चेहरे पर देसी मुस्कान लाता है, क्योंकि उसने आशी के सीने को लगभग पूरी तरह से लाल कर दिया था, जो दिखने में और भी ज्यादा टेम्पटिंग। क्रिश की नजरों में मदहोशी देखकर आशी को और भी ज्यादा शर्म आ रही थी और तभी क्रिश उसके सीने को अपने हाथों से प्यार से सहलाते हुए बोला, आई लाइक दिस वेरी मच फायरफ्लाई, डू यू लाइक मी डूइंग दिस। क्रिश के बेशर्मी भरी बातों को सुनकर आशी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से अपना चेहरा नीचे झुका लिया, जो देखकर क्रिश के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई। उसने एक बार फिर आशी के चेहरे को उठाकर अपने सामने किया और अब उसके होठों पर अपने हाथ रखकर उसे किस करने लगा। लगभग 2 मिनट बाद उसने आशी के होठों को समझ करके छोड़ा और अब वह मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम बहुत स्वीट हो फायरफ्लाई। क्रिश का ऐसा कहना आशी को बहुत अच्छा लग रहा था। क्रिश ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर आशी की टॉप उसे वापस पहना दी। चलो, डिनर का टाइम हो गया, कहकर क्रिश बाहर डाइनिंग हॉल की तरफ आ गया और अब आशी शर्माते हुए किचन स्लैब से उतर गई। उसे अपने सीने में दर्द हो रहा था। उसने कपड़े के ऊपर से ही अपने सीने को सहलाया। उसे तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन अपना साइको अपने करीब महसूस कर उसे अच्छा भी लग रहा था। अब आशी किसी तरह अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके खाना लेकर बाहर डाइनिंग एरिया की तरफ आए और अब वह क्रिश को अपने हाथों से खाना परोसने लगी। आशी अपने लिए दूसरी प्लेट अरेंज कर रही थी। ये देखकर क्रिश उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। आशी को कुछ भी समझ नहीं आया। वह ना समझी में क्रिश के चेहरे की तरफ देखने लगी और क्रिश उसके चेहरे पर आ रही एक लट को उसके कानों के पीछे करते हुए प्यार से बोला, हम दोनों एक ही प्लेट से खाना खाएंगे। क्रिश की यह बात सुनकर आशी एक बार फिर मुस्कुरा दी। CH-154 तुम मेरी जान हो। और अब थोड़ी ही देर में दोनों ने खाना कंप्लीट कर लिया था। आशी खाने के सभी बर्तनों को अरेंज करके वॉश बेसिन में ले जाकर धोने लगी। क्रिश एक बार फिर अपने मोबाइल पर कुछ काम करने लगा। कुछ देर बाद जब क्रिश का काम खत्म हो गया, उसने देखा कि आशी किचन की सफाई कर रही थी। ये देखकर क्रिश को उस पर और भी ज्यादा प्यार आने लगा था, क्योंकि यह लड़की मेहनत करने से कभी भी घबराती नहीं थी, बल्कि उसे फैमिली, रिश्तों और घर की बहुत ज्यादा परवाह रहती थी। क्रिश कुछ पल दूर से खड़ा होकर आशी के मासूम चेहरे को देखता रहा। अब वह धीरे धीरे अपने कदम आशी की तरफ बढ़ाने लगा। अगले ही पल आशी ने अपनी कमर पर किसी के ठंडे हाथों का एहसास किया। यह महसूस करते ही उसके तन बदन में जैसे बिजली दौड़ गई, क्योंकि वह इन हाथों के स्पर्श को बहुत अच्छे से पहचानती थी। साइको, उसने धीमे से कहा। तभी क्रिश उसके कंधे पर अपना ठुड्डी रखते हुए उसके कानों के पास मदहोश आवाज में बोला, क्या कर रही हो फायरफ्लाई? हम लोग यहाँ ये सब करने नहीं आए, छोड़ो इसे, चलो सोने चलते हैं। क्रिश की बात सुनकर आशी ने थोड़ी लड़खड़ाती हुई आवाज में जवाब दिया, बस थोड़ा सा काम है, थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा, साइको। छोड़ो ना, कहते हुए आशी ने अपनी कमर से क्रिश के हाथों को हटाने की कोशिश की, लेकिन तभी क्रिश ने अपनी पकड़ उसकी कमर पर और मजबूत कर ली और झटके से उसे अपने सीने से लगा लिया। आशी की पीठ अभी भी क्रिश के सीने से लगी हुई थी। आह, साइको, आशी के होठों से धीमी सी आवाज निकल गई। इट्स नाइट, फायरफ्लाई, और इस वक्त तुम्हारी जरूरत किचन को नहीं, बल्कि तुम्हारे पति को है। कहते हुए क्रिश ने अचानक ही आशी को अपनी गोद में उठा लिया। आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, और इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, क्रिश ने अचानक ही उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वह उसे किस करते हुए धीरे धीरे वहां से ले जाने लगा। क्रिश ने आशी को कुछ इस तरह से गोद में उठा रखा था कि आशी के पैर अपने आप ही उसकी कमर में लिपट गए थे। दोनों का सीना एक दूसरे से टकरा रहा था। क्रिश का एक हाथ आशी की कमर पर और दूसरा उसके सर के पीछे था, और आशी गिरने के डर से अपनी बाहें अपने आप क्रिश के गले में लपेट देती है। अब क्रिश आशी को पैशनेट किस करते हुए सीढ़ी के रास्ते ऊपर कमरे में आया और कमरे में दाखिल होते ही उसने लात मारकर दरवाजे को लॉक कर दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट, और वह आशी को यूं ही किस करते हुए बिस्तर पर लेट गया।
अब कृष नीचे और आशी उसके ऊपर थी। इस बीच दोनों की किस एक पल के लिए भी ब्रेक नहीं हुई थी। कृष आशी को इतनी सॉफ्ट और फ्रेंच किस कर रहा था कि आशी भी अब धीरे धीरे उसकी किस में इन्वॉल्व होने लगी। और आशी का साथ अगर अब कृष को भी अच्छा लगा था। अब दोनों की किस काफी डीप होने लगी। अब कृष आशी को किस करते हुए अपने हाथों को धीरे धीरे उसकी बदन पर चलाने लगा, जो आशी भी महसूस कर सकती थी। कुछ पल बाद को आशी के मुंह के अंदर इंटर करना था, लेकिन आशी को इस बात का एहसास नहीं था। कृष ने धीरे से आशी के होठों को छोड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए मदहोशी से कहा, कम ऑन फायरफ्लाई, ओपन योर माउथ, आई वॉन्ट टू टेस्ट इट। कहते हुए कृष ने एक बार फिर आशी के होठों पर अपने होठ रख दिए और आशी ने धीरे से अपना मुंह खोल दिया। अब कृष उसे बहुत ही डीप फ्रेंच किस कर रहा था, जिससे आवाज के मुंह से सुस्कियां निकल रही थी और उसकी सिसकियां की आवाज कृष को मदहोश कर रही थी। आशी कृष के ऊपर थी। अब आशी के हाथ धीरे धीरे कृष के सीने पर चलने लगे और कृष अपने हाथों से आशी की पूरी बॉडी को सहलाने लगा। इसी किस के दौरान कृष ने झटके से आशी की टॉप भी उसके बदन से अलग कर दी, जो महसूस कर अचानक ही आशी घबरा गई। उसने जल्दी से अपने होंठ कृष के होठों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन यह नामुमकिन था। कृष उसे काफी मदहोशी से किस कर रहा था और अब अगले ही पल आशी के मुंह से निकलने वाली सिसकियां तेज होने लगी, क्योंकि कृष उसे किस करते हुए अपने हाथ से उसके सीने को फ्रेश कर रहा था। अब आशी को काफी बेचैनी हो रही थी, उसके चेहरे से पसीना छूट रहा था, लेकिन कृष पूरी तरह से उसमें खोने लगा था। लगभग 20 मिनट बाद आशी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और यह बात कृष को पता चल चुकी थी। उसने धीरे से आशी की होठों को अपने होठों से आजाद किया और अब वह अपनी पकड़ आशी की कमर पर मजबूत करते हुए उसके गले और कॉलर बोन पर किस करते हुए धीरे से बेड के हेड रेस्ट के सहारे टिक गया। ऐसा करने से आशी के दोनों पैर अपने आप ही उसकी कमर में लिपट गए। अब कृष काफी कंफर्टेबल होते हुए उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके गले और क्लीवेज के साथ साथ उसके सीने पर किस करने लगा। ऐसा करने से आशी की सिसकियां और तेज हो रही थी। कुछ अपने हाथ से उसके सीने को लगातार प्रेस कर रहा था। आशी अपनी आंखें बंद कर इसे बर्दाश्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक की आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आ की आवाज के साथ आशी कृष की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी। आशी की सिसकी सुनकर कृष धीरे से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, शश शांत रहो फायरफ्लाई। ये सुनकर आशी में घबराते हुए कहा, साई को नीचे कुछ चुभ रहा है, प्लीज छोड़ो ना। कहते हुए आशी अपनी टिमटिमाते की आंखों से कृष को देख रही थी, लेकिन कृष जो इस वक्त पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, आशी के गले पर किस करते हुए अपने हाथों से उसकी पूरी बॉडी को सहलाते हुए मदहोशी से बोला, वह अब मेरे बस में नहीं है फायरफ्लाई, उसे अब तुम शांत कर सकती हो। ओपन माई क्लोथ्स। कहते हुए कृष लगातार आशी के बदन पर मदहोशी से किस कर रहा था। आशी घबराते हुए, व्हाट आई सेड, टुक ऑफ माई क्लोथ्स फायरफ्लाई। कृष ने इन शब्दों को थोड़ा गंभीर और कठोर भाव से कहा था और अब आशी डर के मारे उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। ऐसा करते हुए आशी को काफी घबराहट हो रही थी, लेकिन कृष के चेहरे पर एक सुकून था। कुछ भी पल में उसने उसके शर्ट के सारे बटन खोल दिए। आशी को ये सब काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि इस वक्त वह कृष के हार्डनेस पर बैठी हुई थी। कृष उसे वहां से हिलने भी नहीं दे रहा था। अब कृष ने अपनी आंखें बंद कर आशी से मैग्नेटिक वॉइस में कहा, किस मी फील मी फायरफ्लाई। कृष की बात तो मानकर आशी भी धीरे धीरे उसके सीने पर अपने हाथ चलाते हुए उसे पर किस करने लगी। आशी के मुलायम होठों को अपनी बॉडी पर महसूस कर कृष को एक राहत मिल रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह गहरी सांसें ले रहा था। लगभग 5 मिनट तक आशी के यूं ही टच करने से और किस करने से अब कृष आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उसने अगले ही पल आशी को पलटकर अपने नीचे कर लिया। इससे पहले कि आशी कुछ समझ पाती, कृष उसके सीने में अपना चेहरा घुसाकर उसे शक करने लगा। वह उसे जोर जोर से प्रेस कर रहा था। आशी से यह बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वह कृष के बालों में हाथ चलते हुए लगातार आह्नें कर रही थी। अब धीरे धीरे कृष की तरफ गया और एक झटके में उसने आशी की स्कर्ट को रिमूव कर दिया। यह महसूस करते ही आशी घबरा गई। उसने जल्दी से कृष के हाथों को पकड़कर घबराती हुई नजर से उसे देखते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, साई को क्या तुम फिर से वही करोगे। आशी की आंखों में घबराहट देखकर कृष अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, डोंट वरी माई लव, आई विल डू इट विथ ग्रेट लव एंड आई प्रॉमिस टुडे यू विल ऑल्सो एंजॉय दिस। कहते हैं कृष धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगा, जो महसूस कर आशी अपनी आंखें बंद करते हुए सिसकियां ले रही थी।
कुछ ही पल में आशी की सिसकियां तेज होने लगी क्योंकि क्रिश उसे अपने होठों से प्लेजर दे रहा था। आशी अपनी आंखें बंद किए हुए क्रिश बालों में हाथ चला रही थी। आशी से यह बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसका बदन अकड़ता जा रहा था और क्रिश उसकी थाई को अपने हाथों से सहलाते हुए कभी कभी उसके सॉफ्ट एरिया को अपनी उंगली से फील कर रहा था। आशी लगभग जोर जोर से क्रिश का नाम ले रही थी जिसे सुनकर क्रिश और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। कुछ देर बाद क्रिश धीरे से आशी की अलग होकर अपनी पैंट रिमूव करता है। आशी क्रिश को देखकर शर्मा रही थी लेकिन कुछ कह नहीं पा रही थी। आकर एक बार फिर आशी के ऊपर आया और उसके होठों पर किस करते हुए अपनी 2 फिंगर उसके अंदर इंटर कर देता है, जो महसूस कर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह एक बार फिर से सिसकियां लेने लगी। आह साइको प्लीज मत करो ना, अजीब लग रहा है। मेरी आंखों में देखो फायरफ्लाई और उसे फील करो, तुम्हें अच्छा लग रहा है। What is your favorite flavor firefly? क्रिश ने बड़ी ही मदहोश आवाज में आशी की बॉडी पर किस करते हुए पूछा। आशी जो इस वक्त उसके नीचे सिसकियां ले रही थी, अचानक उसके इस सवाल का मतलब समझ नहीं पाई। वह ना समझी में क्रिश की तरफ देखने लगी और तभी क्रिश एक बार फिर अपनी उंगलियों की स्पीड तेज कर आशी की तरफ देखते हुए बोला, मैंने पूछा तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? टेल मी। चॉकलेट, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? और आशी की बातों को सुनकर क्रिश चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अगले ही पल लैंप के पास रखे हुए रिमोट से एक बटन प्रेस किया और उसे कमरे का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। अब उसे कमरे में बहुत ही डीम और रोमांटिक लाइट चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह लोग खुले आसमान के नीचे चांद सितारों को देख रहे हैं। उस कमरे की लाइट देखकर आशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। आशी का ध्यान उसे लाइट की तरफ था और तभी क्रिश अपने हाथ बढ़ाकर ड्रॉ में से एक छोटा सा पैकेट निकलता है। आशी को कुछ समझ नहीं आया क्रिश क्या कर रहा है और अगले ही पल क्रिश घुटनों के बल बैठकर अपना ट्राउजर नीचे कर उसे पैकेट को बियर करने लगा, जो देखकर आशी की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। वह अपना सरना में हिला रही थी लेकिन अब पूछने का कोई रास्ता नहीं था। आज उसने पहली बार क्रिश के उसे बॉडी पार्ट को इतने करीब से देखा था, उसे अपने हाथों से फील किया था। उसे क्रिश पर बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे रोना आ रहा था और अगले ही पल क्रिश ने दोनों की बॉडी पर एक ब्लैंकेट रखा और अब वह आशी के होठों को अपने होठों से शक करते हुए अचानक ही उसमें इंटर कर जाता है। अब उस कमरे में आशी की सिसकियां एक बार फिर गूंजने लगी। आशी को आज हल्का दर्द हो रहा था, हालांकि क्रिश बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट पेश आ रहा था, लेकिन आशी की बॉडी क्रिश के सामने बहुत ही ज्यादा छोटी थी। वह आहें भरते हुए क्रिश से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, आह साइको प्लीज धीरे करो ना, मुझे दर्द हो रहा है। आई एम सॉरी माई लव, इतना तो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। मैं इससे ज्यादा खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं बहुत वाइल्ड हूँ लेकिन फिर भी सिर्फ तुम्हारे लिए खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ, इससे ज्यादा आई कैन नॉट स्टैंड एनी मोर। उद्धरण चिन्ह डॉट। तुम्हें नहीं पता फायरफ्लाई, आज से पहले मैंने खुद को कितनी मुश्किल से काबू किया था, लेकिन अब ये फीलिंग मेरी कंट्रोल में नहीं है। अब तुम्हें हर रोज मेरे नीचे यूं ही मौन करना होगा। कहते हुए क्रिश लगातार आशी के साथ वह सब कर रहा था। वह लगातार अपनी मूवमेंट करते हुए आशी को किस कर रहा था। डॉट। क्रिश की बातों को सुनकर आशी शर्माने लगी थी। वह अपने होठों को दांतों से काटते हुए अपनी सिसकियां को काबू करने की कोशिश कर रही थी और ये देखकर क्रिश उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, डोंट ट्राई टू कंट्रोल योर सॉबिंग फायरफ्लाई, आई वॉन्ट टू हियर योर मोर्निंग साउंड। कहते हुए क्रिश ने एक शॉट मारा और अब आशी चाहकर भी अपनी आवाज को कंट्रोल नहीं कर पाई। वह लगातार क्रिश का नाम ले रही थी, जिसे सुनकर क्रिश और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। लगभग 1 घंटे बाद आशिकी के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उसने क्रिश से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आहा साइको अब नहीं प्लीज, मैं थक गई हूँ। नो माई लव, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। कहते हुए क्रिश अचानक ही आशी को उसके कंधों से पकड़ा और एक ही करवट बदलकर उसने आशी को अपने ऊपर कर लिया। आशी को कुछ भी समझ नहीं आया, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और अब क्रिश उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों पर किस करते हुए बोला, नाउ इट्स योर टर्न टू मूव योर वेस्ट। क्रिश की बात सुनकर आशी घबराने लगी। उसने ना में अपना सर हिलाया, लेकिन क्रिश आज रुकने के मूड में नहीं था। आशी की ना सुनकर उसने घूरकर आशी को देखा और अब आशी डर के मारे ना चाहते हुए भी उसने धीरे से क्रिश को अपने अंदर दाखिल किया, जो महसूस कर क्रिश की आंखें बंद हो गई। क्रिश की पकड़ आशी की कमर पर मजबूत थी और अब धीरे धीरे उस कमरे में एक बार फिर क्रिश और आशी की सिसकियां गूंजने लगी।
लगभग आधे घंटे बाद आशी बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, जिस बात का एहसास क्रिश को भी हो चुका था। अब उसने धीरे से अपनी पोजीशन चेंज की और आशी पर हावी हो गया। ये सिलसिला रात भर चलता रहा। रात लगभग 3 o'clock बजे आशी पूरी तरह से बेहोश होने की कंडीशन में आ गई थी। उसकी आंखें अब बंद हो चुकी थी, लेकिन क्रिश अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था। वह अपनी फायरफ्लाई को और भी प्यार करना चाहता था, पर फाइनली उसकी कंडीशन को देखते हुए क्रिश धीरे से उससे अलग हुआ। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट। वह आशी के माथे पर किस कर उसकी बगल में लेट गया। उसने धीरे से अपना चेहरा उठाकर आशी के चेहरे की तरफ देखा। आशी क्रिश के अलग होते ही गहरी नींद में सो चुकी थी। उसके अंदर बिल्कुल हिलने तक की शक्ति नहीं थी। उसका चेहरा थकान के कारण पीला पड़ने लगा था। उसके होंठ सूख चुके थे, बदन पर जगह जगह लव बाइट के निशान थे, जिसे देखकर उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कान आ गई। अब क्रिश धीरे से अपनी जगह से उठा। फ्लोर पर पड़े हुए टिश्यू पेपर और पैकेट्स को देखकर उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई, क्योंकि उन पैकेट्स की क्वांटिटी देखकर ही यह साफ लग रहा था कि आज क्रिश ने आशी को हद से ज्यादा परेशान किया था। अगर आशी अभी बेहोश नहीं होती तो शायद क्रिश उसे छोड़ता भी नहीं। वह चुपचाप बाथरूम में जाकर खुद को फ्रेश करता है और अब एक गीले कपड़े से उसने आशी की बॉडी को साफ किया। फिर आशी की बगल में लेटकर दोनों की बॉडी पर एक ब्लैंकेट कवर कर लिया। उसने आशी को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसके होठों पर हल्का सा किस करते हुए अपने आप से बोला, आई एम सॉरी माई लव। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, लेकिन अब तुम्हें हर रोज ये दर्द सहना होगा, क्योंकि मैं अब इस जुदाई के दर्द को और नहीं झेल सकता। आज तक तुम्हारी मासूम आंखों ने मुझे रोक रखा था, लेकिन अब तुम्हारी आंखों में मेरे लिए जो प्यार है वह मुझे हर बार अपनी लिमिट क्रॉस करने के लिए मजबूर कर देता है। इन 5 महीनों की जुदाई ने मुझे यह एहसास दिलाया है कि तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आज मुझे समझ आया कि मास्टर डेविल तुम्हारी माँ को जान क्यों कहते थे। एंड नाउ यू आर माई लाइफ फायरफ्लाई। इन शब्दों को कहते हुए क्रिश की आंखों में आशी के लिए एक गहरा जुनून साफ झलक रहा था। वह अपनी हसरत भरी निगाहों से आशी को देख रहा था, जैसे वह अपनी आंखों से ही उसे अपने अंदर उतार लेना चाहता हो। अब उसने आशी को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त सुबह के 4 बजे बज चुके थे। 155 क्रिश का दीवानापन। सुबह लगभग 11 बजे क्रिश की आंखें खुली तो उसकी नजर उसकी बगल में खरगोश के बच्चे की तरह उसके सीने से लिपटकर सो रही उसकी मासूम फायरफ्लाई पर पड़ी, जिसे देखकर क्रिश की आंखों में सुकून साफ झलक रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। क्रिश धीरे से झुककर आशी के माथे पर किस करता है और अब उसने आशी के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में उसके कानों के पास जाकर कहा, गेट अप फायरफ्लाई, इट्स मॉर्निंग। क्रिश की बातों को सुनकर आशी, जो इस वक्त गहरी नींद में थी, अपनी आंखों को कुसुमसाते हुए क्रिश के सीने में अपना चेहरा छुपाकर फिर से सो गई। अपनी बातों का आशी पर कोई असर न होता देख क्रिश पहले तो उसे नासमझी में देखने लगा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। उसकी नजर ब्लैंकेट के अंदर आशी और अपनी हालत पर गई। दोनों के बदन पर इस वक्त ब्लैंकेट के अलावा कोई और कपड़ा नहीं था। ये देखकर क्रिश अगले ही पल आशी के ऊपर आ गया। अब उसने आशी के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और उसे किस करना शुरू कर दिया। क्रिश की इस हरकत से आशी अचानक ही घबरा गई। उसकी आंखें तुरंत खुल गईं। अब उसकी नजर क्रिश की गहरी आंखों से मिली और उसे घबराहट होने लगी। क्रिश उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों को अपने होठों में दबाकर सक कर रहा था। अब क्रिश के हाथ ब्लैंकेट के अंदर आशी के बदन पर चलने लगे। यह महसूस कर आशी घबराते हुए क्रिश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन ऐसा करने के बावजूद वह क्रिश को एक पल के लिए भी हिला नहीं पाई। क्रिश की आंखें खुली तो उसकी नजर उसकी बगल में खरगोश के बच्चे की तरह उसके सीने से लिपटकर सो रही उसकी मासूम फायरफ्लाई पर पड़ी, जिसे देखकर क्रिश की आंखों में सुकून साफ झलक रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। क्रिश धीरे से झुककर आशी के माथे पर किस करता है और अब उसने आशी के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए अपनी मैग्नेटिक वॉइस में उसके कानों के पास जाकर कहा, गेट अप फायरफ्लाई, इट्स मॉर्निंग। क्रिश की बातों को सुनकर आशी, जो इस वक्त गहरी नींद में थी, अपनी आंखों को कुसुमसाते हुए क्रिश के सीने में अपना चेहरा छुपाकर फिर से सो गई। अपनी बातों का आशी पर कोई असर न होता देख क्रिश पहले तो उसे नासमझी में देखने लगा, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। उसकी नजर ब्लैंकेट के अंदर आशी और अपनी हालत पर गई।
दोनों के बदन पर इस वक्त ब्लैंकेट के अलावा कोई और कपड़ा नहीं था। ये देखकर क्रिश अगले ही पल आशी के ऊपर आ गया। अब उसने आशी के होठों को अपने होठों में कैद कर लिया और उसे किस करना शुरू कर दिया। क्रिश की इस हरकत से आशी अचानक ही घबरा गई। उसकी आंखें तुरंत खुल गईं। अब उसकी नजर क्रिश की गहरी आंखों से मिली और उसे घबराहट होने लगी। क्रिश उसकी आंखों में देखते हुए उसके होठों को अपने होठों में दबाकर सख्त कर रहा था। अब क्रिश के हाथ ब्लैंकेट के अंदर आशी के बदन पर चलने लगे। यह महसूस कर आशी घबराते हुए क्रिश के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। आशी की इस हरकत पर क्रिश को गुस्सा आने लगा। उसने अगले ही पल आशी के दोनों हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर दिए। क्रिश अब भी आशी के ऊपर उसी तरह लेटा हुआ था। अपनी गुस्से भरी नीली आंखों से आशी को घूरते हुए वह बोला, "Beware, Firefly. Don't you dare do this again. I can tolerate everything, but I cannot tolerate your going away from me." तुमने आज ये हरकत कर दी, लेकिन आज के बाद इसे करने की हिम्मत भी मत करना। यह मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है तुम्हें। अगर तुम्हें कोई दर्द है, तकलीफ है, तो मुझसे कहो। मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तुम्हें शरारत करने की, अपनी जिद मनवाने की, मुझ पर गुस्सा करने की और मुझे बेइंतहा मोहब्बत करने की हर इजाजत है, लेकिन मुझसे दूर जाने की कोई इजाजत नहीं है। इस बात को तुम अपने दिमाग में बिठा लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। समझ गई तुम? क्रिश अपने एक एक शब्द को जोर देकर आशी को घूरते हुए गुस्से से बोला। क्रिश की गुस्से भरी निगाहों और उसकी खतरनाक बातों को सुनकर आशी डर के मारे कांपने लगी। वह क्रिश की आंखों में एक अनोखा जुनून और पागलपन देख रही थी। वैसे भी उसे क्रिश से हमेशा थोड़ा डर लगता था, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और था, जो उसे और भी ज्यादा घबरा रहा था। क्रिश का ऑरा इस वक्त बहुत डार्क था। आशी ने जल्दी से घबराते हुए 2-3 बार सिर हिलाकर हामी भर दी। आशी को घबराते हुए देखकर क्रिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। उसने अगले ही पल आशी के होठों पर हल्की किस की और उसकी आंखों में देखते हुए मदहोशी से बोला, "वेरी गुड। इसी तरह मेरी हर बात को फॉलो करना।" क्रिश ने आशी के चेहरे पर अपने हाथ बड़े ही सेड्यूसिंग तरीके से फेरते हुए उसकी आंखों में झांक कर कहा, "तुम्हारी आंखों में मेरे लिए ये जो डर है, इसे संभाल कर रखना, फायरफ्लाई। ये तुम्हें बेवकूफियां करने से रोकेगा।" क्रिश की इन हरकतों से आशी को सचमुच उससे डर लग रहा था। वह घबराते हुए अपनी नजर नीचे कर लेती है, लेकिन उसे अपनी बॉडी में काफी दर्द हो रहा था। ये दर्द उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था, जिसे अब क्रिश ने भी समझ लिया था। क्रिश अगले ही पल आशी के ऊपर से उठता है। अपने हाथ बेड की तरफ ले जाकर अपनी लोअर बॉडी में अंडरगारमेंट पहनता है। फिर बेड से नीचे उतरकर अचानक ही आशी को ब्लैंकेट सहित अपनी गोद में उठा लेता है। क्रिश की इस हरकत पर आशी की चीख निकल गई। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और गिरने के डर से क्रिश के गले में अपनी बाहें कसकर लपेट ली। आशी के चेहरे पर अपने लिए घबराहट देखकर क्रिश उसकी मन स्थिति को समझ चुका था। वह अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ाते हुए आशी को देखकर शांत स्वर में बोला, "रिलैक्स। अभी तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है।" क्रिश की बात सुनकर भी आशी घबराई हुई थी। उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया और कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। थोड़ी ही देर में दोनों गर्म पानी के बाथटब में बैठे थे। क्रिश ने आशी को अपने सीने से लगा रखा था और अपने हाथों से उसे धीरे धीरे साफ कर रहा था। आशी को अपनी बॉडी में दर्द हो रहा था, लेकिन गर्म पानी और क्रिश के सॉफ्ट टच से उसे थोड़ा आराम महसूस हो रहा था। वह गुमसुम क्रिश के सीने से लगी हुई थी, उसे जो कुछ करना था करने दे रही थी। आशी के चेहरे पर घबराहट देखकर क्रिश ने मन ही मन खुद से कहा, "मुझे पता है फायरफ्लाई, मेरी ये हरकतें तुम्हें डरा रही हैं, लेकिन कभी कभी डर भी बहुत अच्छा होता है। पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ प्यार से पेश आऊंगा, क्योंकि उस वक्त मैंने तुमसे सिर्फ प्यार किया था फायरफ्लाई। लेकिन अब तुम्हारे इतने करीब आने के बाद तुमसे दूर जाना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। अब तुम मेरी सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा मेरा जुनून और दीवानगी हो। माई पैशन, माई मैडनेस, माई ऑब्सेशन। आई एम क्रेजी अबाउट यू फायरफ्लाई। तुम्हें अपने करीब रखने के लिए मुझे चाहे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े, तुम्हें डरा कर ही क्यों न रखना पड़े, मैं वह हर मुमकिन रास्ता अपनाऊंगा। तुम बहुत मासूम हो फायरफ्लाई। कोई भी तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा सकता है, और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें हट होते हुए नहीं देख सकता। तुम्हें प्यार करने का, तुम्हें चाहने का, तुम्हें डराने का हर हक सिर्फ मेरा है।" अपने मन में यह बातें कहते हुए क्रिश जुनून भरी नजरों से आशी को देख रहा था।
आशी के मासूम चेहरे को देखते हुए उसे एक बार फिर उस पर प्यार आ रहा था। लेकिन क्रिश बड़ी मुश्किल से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए आशी को अपने सीने से लगाकर उसके माथे पर किस करता है। आशी चुपचाप एक छिपकली की तरह उस पर चिपकी हुई थी। थोड़ी देर बाद क्रिश ने आशी को अपनी गोद में उठाया और बाथरूम से बाहर लाकर क्लोजेट रूम में ले गया। वहां उसने आशी को एक एंकल लेंथ फ्रॉक पहना दी। ये फ्रॉक बहुत ही लाइट वेट और काफी कंफर्टेबल थी। इसके साथ ही क्रिश ने आशी के बालों को हेयर ड्रायर से सुखाकर उन्हें एक लंबी पोनीटेल में बांध दिया। क्रिश ने आशी के पैरों में व्हाइट स्नीकर्स भी पहना दिए। इस पूरी ड्रेस में आशी एक क्यूट कॉलेज गोइंग बच्ची लग रही थी। आशी चुपचाप बच्चों की तरह सिर झुकाए हुए क्रिश के सामने बैठी हुई थी। वह क्रिश से थोड़ी नाराज भी थी, लेकिन अपनी नाराजगी जाहिर नहीं कर रही थी। क्रिश को उसकी खामोशी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आशी को रेडी करने के बाद क्रिश ने खुद भी एक लाइट ग्रीन टी शर्ट और उसके ऊपर एक लॉन्ग जैकेट पहनी। उसने लाइट ब्राउन रंग का ट्राउजर पहना, बालों को जेल से सेट किया, पैरों में ब्लैक शूज और हाथ में एक एक्सपेंसिव वॉच पहनी। इसके बाद आशी को अपनी गोद में उठाए हुए क्रिश क्लोजेट रूम से बाहर आया और अब क्रिश बेड के साइड ड्रॉअर से कुछ मेडिसिन निकालकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। आशी को यह समझ नहीं आया कि ये मेडिसिन किस चीज की है और उसने क्रिश से यह जानने की कोशिश भी नहीं की। इसके बाद क्रिश आशी को अपनी गोद में उठाए हुए सीढ़ियों के रास्ते नीचे हॉल की तरफ आया। अब क्रिश ने आशी को कार की फ्रंट पैसेंजर सीट पर बिठाकर उसकी सीट बेल्ट लगाई। इस दौरान आशी ने क्रिश से पूछा, साइको, हम कहाँ जा रहे हैं? आशी के सवाल पर क्रिश ने उसे सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, तुम्हें बताया था ना फायरफ्लाई, हम लोग घर जाने वाले हैं। इतना कहकर क्रिश दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार चलाने लगा। आशी कार में बैठकर बाहर का नजारा देख रही थी। उसने बहुत दिनों बाद खुली हवा में सांस ली थी। सड़कों का नजारा उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लगभग 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद क्रिश ने अपनी कार एक रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए वह आशी से बोला, चलो फायरफ्लाई। क्रिश की बात सुनकर आशी बाहर की तरफ देखते हुए बोली, क्या आज हम लोग बाहर खाना खाने आए हैं, साइको? आशी की मासूमियत भरी बात सुनकर क्रिश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ऑफ कोर्स फायरफ्लाई। हम दोनों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। यहाँ कुछ खा लेते हैं, क्योंकि घर पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। अब चलो। 1 मिनट रुको, कहते हुए क्रिश ने कार के डैशबोर्ड से एक ब्लैक कलर की कैप और ब्लैक मास्क निकाला। उसने अपने हाथों से आशी को वह कैप और मास्क पहनाते हुए कहा, इसे पहन लो। यहाँ खुले में घूमना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है। आशी के लिए क्रिश का बर्ताव और उसकी बातें बेहद उलझाऊ थी। उसकी हरकतों से कुछ साफ समझ नहीं आ रहा था। आशी बस क्रिश के केयरिंग नेचर को देख रही थी, लेकिन अब उसे काफी कंफ्यूजन हो रही थी। आखिर यह इंसान है क्या? कभी उसे डराता है, कभी उसकी सिक्योरिटी के लिए अपनी जान पर खेल जाता है। कभी कहता है कि बहुत प्यार करता हूँ और कभी कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत है। आशी के छोटे से दिमाग में क्रिश की यह हरकतें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अब क्रिश ने अपने चेहरे पर एक ब्लैक मास्क और कैप लगा ली और कार से बाहर निकला। उसने आशी का हाथ पकड़ा और उसे रेस्टोरेंट के अंदर ले गया। क्रिश ने वहां एक साइड कॉर्नर टेबल बुक की। अब उसने वेटर को इशारे से बुलाया। वेटर अपना मेन्यू कार्ड लेकर तुरंत ही क्रिश और आशी के सामने खड़ा हो गया। क्रिश मेन्यू कार्ड देखते हुए आशी से बोला, तुम क्या खाओगी, फायरफ्लाई? अपना ऑर्डर दो। ऐसे ही डार्क स्टोरी सुनने के लिए और अगले पार्ट के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले पार्ट का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में बताइए कि ये स्टोरी कैसी लगी। आपका एक कमेंट हमें अगला पार्ट बनाने में ताकत देता है। धन्यवाद।